नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे ईंधन की दुनिया में चलते हैं जो शायद हमारे भविष्य को पावर देने का तरीका ही बदल दे। आज हम बात करने वाले हैं बायोडीजल के बारे में। कभी सोचा है कि किचन में बचा हुआ तेल कल सड़कों पर दौड़ते ट्रकों को चला सकता है? ये सवाल सुनने में जितना दिलचस्प लगता है ना, इसका जवाब हमारी दुनिया के लिए उतना ही जरूरी हो सकता है। तो आज के इस सफर में हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले, बायोडीजल आखिर है क्या? ये एक साधारण से तेल से फ्यूल बनता कैसे है? इसकी 4 पीढ़ियों की कहानी क्या है? इसके फायदे क्या-क्या हैं? और हाँ, इसकी राह में मुश्किलें कौन-कौन सी हैं? और आखिर में देखेंगे कि भारत इसे लेकर क्या कदम उठा रहा है। चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। आखिर ये बायोडीजल किस चीज का नाम है? तो आसान भाषा में समझते हैं, बायोडीजल एक रिन्यूएबल फ्यूल है। मतलब इसे बार बार बनाया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात, ये बायोडिग्रेडेबल है, यानी पर्यावरण में आसानी से घुल मिल जाता है। बनता किससे है? अरे वही जो हमारे आसपास है। वेजिटेबल ऑयल, एनिमल फैट, यहाँ तक कि हमारे किचन का बचा हुआ कुकिंग ऑयल भी। हाँ, इसका एक केमिकल नाम भी है, फैटी एसिड मिथाइल एस्टर। पर नाम में क्या रखा है? जरूरी बात यह है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो तेल को सीधा फ्यूल में बदल देता है। अब बायोडीजल और हमारे रेगुलर पेट्रोडीजल में फर्क क्या है? यही तो सारी कहानी है। पेट्रोडीजल जमीन से निकले कच्चे तेल से बनता है, जो एक फॉसिल फ्यूल है और एक दिन खत्म हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बायोडीजल पेड़ पौधों जैसे रिन्यूएबल सोर्स से आता है। इससे न सिर्फ कार्बन और सल्फर का धुआं कम होता है, बल्कि ये पर्यावरण के लिए भी कहीं कम नुकसानदेह है। ठीक है, ये तो समझ गए कि बायोडीजल क्या है, पर सवाल यह है कि एक तेल फ्यूल बनता कैसे है। चलिए इसके पीछे की केमिस्ट्री को थोड़ा कुरे देते हैं। तो ये सब होता कैसे है? इसके पीछे का जादू एक केमिकल प्रोसेस में छिपा है, जिसे कहते हैं ट्रांस एस्टरिफिकेशन। नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका आइडिया बहुत सीधा सा है। सोचिए हम एक लैब में हैं। सबसे पहले कोई भी तेल या फैट लिया और उसे मेथनॉल जैसे एक अल्कोहल के साथ मिला दिया। फिर इस रिएक्शन को तेजी से शुरू करने के लिए उसमें एक कैटलिस्ट डाला जाता है। कुछ ही देर में ये मिक्सचर 2 लेयर्स में बंट जाता है। ऊपर वाली लेयर है हमारा बायोडीजल और नीचे एक बाय प्रोडक्ट ग्लिसरीन जमा हो जाता है। बस अब बायोडीजल को अलग करके साफ कर लिया और लीजिए हमारा ग्रीन फ्यूल तैयार है। बायोडीजल की कहानी कोई एक दिन की नहीं है, ये समय के साथ इवॉल्व हुई है। चलिए इसकी 4 पीढ़ियों की इस दिलचस्प कहानी पर नजर डालते हैं, जो असल में समस्याओं को सुलझाने और बेहतर होने की कहानी है। देखिए, फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ? खाने वाली फसलों का इस्तेमाल हुआ, जैसे सोया या पाम ऑयल। पर तुरंत एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया, भाई पेट की भूख पहले या गाड़ी का टैंक? इसी को फूड वर्सेस फ्यूल डिबेट कहते हैं। तो आई सेकेंड जनरेशन। इसमें नॉन फूड सोर्सेज पर फोकस किया गया, जैसे जिट्रोफा या इस्तेमाल हो चुका तेल। लेकिन यह प्रोसेस काफी महंगा और मुश्किल था। फिर आई थर्ड जनरेशन, जो लगी काफी फ्यूचरिस्टिक, एल्गी यानी काई से फ्यूल बनाना। ये कमाल की चीज है, तेजी से बढ़ती है, खेत नहीं चाहिए। पर ऐसे बड़े स्केल पर बनाना, वो अब भी एक पजल है। और फोर्थ जनरेशन, वो तो अभी रिसर्च स्टेज में है, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसी हाईटेक चीजों पर काम चल रहा है। इतनी चुनौतियों के बाद भी दुनिया भर में बायोडीजल पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? आइए अब इस ग्रीन फ्यूल के बड़े फायदों को देखते हैं। सबसे पहले सिर्फ ये एक नंबर देखिए, बायोडीजल पारंपरिक डीजल के मुकाबले ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 78% तक कम कर सकता है। सोचिए जरा, ये हमारे प्लैनेट के लिए कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। और फायदे सिर्फ हवा साफ करने तक ही सीमित नहीं है, ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को भी मजबूत करता है। मतलब तेल के लिए दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता कम होती है। ये किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सहारा देता है। और तो और हमारी गाड़ियों के इंजन की सेहत के लिए भी बेहतर हो सकता है। इसके अलावा ये जहरीला नहीं है और पर्यावरण में आसानी से घुल जाता है। इसे हैंडल करना भी ज्यादा सेफ है, क्योंकि ये रेगुलर डीजल की तरह आसानी से आग नहीं पकड़ता। और जैसा कि हमने कहा, ये इंजन के पार्ट्स में चिकनाहट बनाए रखता है, जिससे उनकी उम्र बढ़ती है। लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। बायोडीजल की राह भी कोई आसान नहीं है। इसमें कई बड़ी चुनौतियां और स्पीड ब्रेकर्स भी हैं। क्या हमारी खेतों में कारों के लिए ईंधन उगना चाहिए या लोगों के लिए भोजन? ये एक सवाल बायोडीजल की सबसे बड़ी नैतिक चुनौती को सामने लाता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, और ये आज भी बहस का एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है।
इसके अलावा भी मुश्किलें हैं। बायोडीजल की खेती के लिए जमीन और पानी चाहिए, जिससे दूसरे जरूरी रिसोर्सेज पर दबाव पड़ता है। कुछ मामलों में तो जंगलों की कटाई का खतरा भी है। प्रैक्टिकल लेवल पर देखें तो 1 लीटर बायोडीजल में रेगुलर डीजल से थोड़ी कम एनर्जी होती है, मतलब माइलेज थोड़ा कम। और सोचिए, कड़ाके की ठंड में आपकी गाड़ी स्टार्ट ही ना हो क्योंकि फ्यूल जम गया है। ये भी एक असली समस्या है। और हाँ, अक्सर इसे बनाने का खर्च भी ज्यादा आता है। तो इन सभी फायदों और चुनौतियों के बीच भारत कहाँ खड़ा है? चलिए भारत की पॉलिसी और उसके इरादों पर एक नजर डालते हैं। भारत ने साल 2025 तक काफी एम्बिशियस टारगेट रखे हैं। पेट्रोल में 20% इथेनॉल और डीजल में 5% बायोडीजल मिलाने का। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये क्लीन एनर्जी की तरफ भारत का एक बड़ा कदम है और फॉसिल फ्यूल पर अपनी निर्भरता कम करने की एक सीरियस कोशिश है। भारत की पॉलिसी का सफर भी काफी दिलचस्प रहा है। 2009 में जब पहली पॉलिसी आई तो जोर नॉन एडिबल बीजों पर था, लेकिन 2018 का बदलाव एक गेम चेंजर था। इसमें इस्तेमाल हो चुके कुकिंग ऑयल को भी शामिल कर लिया गया। इस एक कदम से भारत ने कचरे को एक कीमती रिसोर्स में बदलना शुरू किया और फूड वर्सेस फ्यूल वाली बहस का भी एक हल निकालने की कोशिश की। तो कुल मिलाकर देखें तो बायोडीजल की तस्वीर काफी कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ इसमें एक साफ सुथरे भविष्य का जबरदस्त वादा है, तो दूसरी तरफ इसके रास्ते में असली आर्थिक और नैतिक रुकावटें भी हैं। तो हम सब एक चौराहे पे खड़े हैं। क्या बायोडीजल एक सस्टेनेबल भविष्य की ओर ले जाने वाला पुल है, या फिर एक ऐसी सड़क है जो मुश्किलों से भरी है? इसका जवाब सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि हमारी चॉइसेस और हमारी प्रायोरिटीज में छिपा है। हमें क्या चुनना चाहिए? ये सवाल सोचने लायक है।